ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। आप सभी को नमस्ते। आज आज का हम लोग शुरू करते हैं। तो कल लास्ट 3 डेज़ में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी। हम लोगों ने इस पे भी बात करी कि कैसे मेरी ओवरऑल लर्निंग हुई। फिर इस पे भी हमारी बात हुई कि कैसे एक मिनट, कोई अनम्यूट है तो म्यूट कर लेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो एक लर्निंग रही कि कैसे एक टीचर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन डिसाइडिंग कि हमारा ओवरऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स स्टूडेंट की भी योग्यताएं हैं ही, कि स्टूडेंट होने का मतलब ही ये है कि हमें रेडीनेस टू लर्न है। तो विद द रेडीनेस टू लर्न, ओपननेस टू लर्न, ये फीलिंग के साथ अगर हम रहते हैं तो, और हम ऑनेस्टी के साथ हैं कि हाँ हम सीखेंगे, और नहीं आता है तो भी हम सीखते चले जाएंगे। तो ऑनेस्टी एंड ओपननेस के साथ अगर हम हैं तो फिर डेफिनेटली हम हर चीज़ को सीख सकते हैं, और नाड़ी को भी सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और प्रैक्टिस में यूज़ किया जा सकता है। तो ये मैंने आपके साथ डे 1 पे शेयर किया था। फिर डे 2 में हम सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया, काफ़ी लोगों ने अपने लेवल पे उसको ट्राई किया, और आज भी आई एम श्योर अगर आप लोगों में से किसी ने भी किया है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया, और क्या आपने कुछ ड्रॉ भी कर पाया, कि आपने उसे कुछ वर्ड्स भी दे पाए। सो डे 2 पे हमने प्रैक्टिस के ऊपर बात की और प्रैक्टिस के महत्व पे बात करी, कि कैसे ऑब्जर्वेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, एनालिसिस से भी पहले। तो एनालाइज करने से पहले ज़रूरी है कि हमारे ऑब्जर्वेशंस हों। अगर हमारी ऑब्जर्वेशंस नहीं हैं तो हम एनालाइज किस चीज़ को करेंगे फिर। तो ये हमारी डे 2 पे बात हुई थी। और डे 3 यानी कल हमने पूरे चीज़ को रिकैप करते हुए वंस अगेन इस पे महत्व आया था कि नाड़ी है तो 5 स्तर की, है ना, 5 लेवल्स ऑफ नाड़ी है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, समझना है, जिससे कि हम निदान में एक्यूरेट हो पाएँ। लेकिन फिर भी जो फर्स्ट स्टेप है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है कि हम त्रिदोष को समझ पाएँ। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज त्रिदोष, त्रिदोष की नाड़ी को समझ पाए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिदोष ही फाउंडिंग है, वो फाउंडेशन है जिस पे बाकी सारे स्तर खड़े हुए हैं। तो निदान हम इसीलिए एक्यूरेट चाहते हैं त्रिदोष का, जिससे कि हमारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो, है ना। तो मेरे को अगर सप्तधातु समझ में आते हैं लेकिन मुझे अगर त्रिदोष समझ में नहीं आते हैं तो फिर मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड हो सकती है। अगर चल के मुझे तंत्र समझ में आते हैं कि हाँ कौन से तंत्र में क्या परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे त्रिदोष नहीं पकड़ में आते हैं, तो वंस अगेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम त्रिदोष को समझ पाएँ। त्रिदोष को जितना हम सही से पकड़ पाते हैं उतना हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्यूरेट हो पाता है। तो इस पे भी हमारी कल बात हुई कि हाँ हम ऑर्गन्स को भी समझ सकते हैं, हम मन को भी समझ सकते हैं नाड़ी के माध्यम से।
लेकिन ये सारी चीज़ें आगे बिल्ड होती हैं, है ना। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि हम त्रिदोष को समझ पाए, और इस पे कल हमारी बात हुई कि कैसे इनको एक टेक्निकल टर्म भी चाहिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी चाहिए, जिससे कि आपने जो ऑब्जर्व किया है उसको आप लिख भी पाए, है ना। तो त्रिदोष को हम जो समझ पाते हैं उसके लिए हमने कल बात की थी कि एक विकार होता है और एक दोष होता है। विकार यानी कि जिन दोषों के लक्षण प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जो दोष है यानी कि जिसने मूलतः ट्रिगर किया है पूरे व्याधि को, या फिर जो बाकी दोषों को बिगाड़ने में प्राइमरी कारण है, उसको हम टर्मिनोलॉजी देते हैं दोष। तो जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि नाड़ी जब हम देख रहे हैं, उस समय जब हम देखते हैं कि कोई एक इन तीनों में से जो एक लेस प्रोमिनेंट होता है वो मूल दोष है, या जिसके कारण व्याधि उत्पन्न हो रही है, और जो दोष का रिदम हमको सबसे अधिक महसूस हो रहा है वो विकार को बता रहे हैं। अर्थात कि कौन से दोष के लक्षण हमको दिख रहे हैं या दिखेंगे, या जिसको हम टैली कर सकते हैं लक्षणों में। तो अर्थात एक विकार है, एक दोष है, और इसको अगर हम ठीक से पकड़ पाते हैं तो हम अपनी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को चूज कर पाते हैं, है ना। कई बार हमें लग सकता है कि अरे ये तो ज्वर है, और ज्वर है तो पित्त ही बढ़ना चाहिए या पित्त ही दूषित होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें वायु भी शामिल हो सकता है, कफ भी शामिल हो सकता है। तो अगर आप नाड़ी ठीक से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मूल दोष कौन है और विकृति या विकार किसके कारण है। तो ये एक महत्व का पॉइंट था जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने ये भी कल बात की थी कि कैसे एक स्टूडेंटशिप के दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी सीख रहे हैं उसको हम मेमोरी में रख पाएँ, वरना क्या होता है कि हम एक ही सवाल को अपने अंदर बार बार दोहराते रहते हैं या बार बार पूछते रहते हैं। तो फिर मेमोरी के भाग में दो पार्ट हैं, एक है कि हम उसको लिखें और उसको याद रखें, है ना। तो नाड़ी को भी इसी विधि से ही याद रखना है, और साथ में जो भी हमारी लर्निंग्स होती हैं किसी भी टीचर के साथ, तो हम इसको याद रख पाए कि हम जो पूछ रहे हैं वो किसी मकसद से पूछ रहे हैं, किसी चीज़ को समझने के लिए पूछ रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। तो अगर हम जो पूछ रहे हैं इट इज़ बिकॉज वो हमारे लाइफ में एक बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है, तो वो आंसर हमें मैटर करता है, वो आंसर हमें याद भी रहता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर बात थी जो मेरे टीचर नागराज जी ने, बाबा जी ने मुझे समझाया था कि ऑल दोज क्वेश्चंस मैटर एंड आर ऑफ वैल्यू, दोज विच आर हैविंग अ डायरेक्ट रोल इन आवर लाइफ। और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हम पूछते हैं दे आर अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी, दे आर नॉट अ मैटर ऑफ गोइंग टू इम्पैक्ट माई लाइफ इन एनी वे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रही है अबाउट माई स्टे विद हिम, कि उन्होंने मुझे एज अ पर्सन मेरी पूरी लाइफ को इंस्टेड ऑफ बीइंग क्यूरियोसिटी ड्रिवन, इट इज़ ड्रिवन बाय अंडरस्टैंडिंग। तो हम जो भी पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट टू इम्प्रेस समबडी, इट इज़ नॉट टू कि मेरे को क्यूरियोसिटी इसलिए है, बट इट इज़ सीरियसली बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई लाइफ। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने मेरे लाइफ में हमेशा के लिए जड़ दिया है कि हम कुछ भी पूछ रहे हैं या हम लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो
विद दैट अगर आज की सेशन में किसी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों ने इन 3 दिन के सेशन में आपकी कोई अचीवमेंट हुई है या आपको कुछ नई चीज़ समझ में आई है तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये सेशन में आप लोग को क्या हासिल हुआ, आप लोग क्या समझ पाए इस सेशन से। तो इट कुड बी लाइक अ फीडबैक सेशन कि ये 3 दिन के सेशन में आप लोग का क्या टेक अवे रहा। नमस्ते वैद्य सचिन भैया, मनीषा जी, ममता जी। नमस्ते भैया। सो कोई क्वेश्चंस, कोई टेक अवे जो आप शेयर करेंगे, तो आज के सेशन की मतलब मैं मानूंगी कि इट्स ऑल्सो लाइक अ कंक्लूजन ऑफ दिस सीरीज। तो आपको जो भी ध्यान में आया तो अगर वो शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कल भी तो पूछा था, समझा नहीं है। जैसे हम हाई लेवल देखते हैं तो हाई लेवल डिसाइड करने में प्रॉब्लम आता है। राइट। जैसे हम डीप लेवल से स्टार्ट करते हैं तो सुपरफिशियल आने तक कई बार सिर्फ 4 ही लेवल होती है। तो उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, ओके। तो आप ये पूछ रहे हैं कि 5 लेवल्स को हम कैसे ठीक से देख पाएँ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत भी खुद पे विश्वास करने से ही है। हम कई बार अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं समझ सकती हूँ, या फिर हमें अपने ऊपर एक छोटा सा डाउट रहता है कि अरे अपने को कहाँ समझ में आएगा, ये तो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है। तो मुझे लगता है कि जब आप नाड़ी देख रहे हो, आप अपने इंटेंशन पे फोकस कीजिए। आप अपने आप से कहिए कि मैं ये लेवल्स को देख सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो हम अपने आप पे जितना हम विश्वास करते हैं उतना ही हम देख भी पाते हैं। ओके, तो पहला लेवल त्रिदोष का है, ठीक है। दूसरा लेवल सप्त धातुओं का है। तीसरा तंत्रों का है। चौथा प्राण का है, अर्थात उस व्यक्ति में क्या मनस्थिति चल रही है। और पांचवा जो है जीवनीय नाड़ी है, अर्थात जो ग्रह बाधा भूत बाधा है वो हमको दिखता है। तो अगर ग्रह बाधा भूत बाधा नहीं है तो हम उसमें केवल प्रकृति को देख पाएंगे, फिर अर्थात जो उस व्यक्ति की प्रकृति है उसको हम नोट कर पाएंगे। तो आपको अपने आप से सिर्फ ये कहना है कि मैं ये देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और आप जितना ये अपने आप से कहेंगे, स्पेशली एट द टाइम ऑफ सीइंग नाड़ी, तो आप उसको देख पाओगे। इसलिए काफ़ी सारे ट्रेडिशन में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि देखो नाड़ी देखते समय ना मंत्र जाप करो, है ना। तो मैं एक ऐसे वैद्य से मिली थी जिन्होंने बताया कि मंत्र जाप करना चाहिए नाड़ी देखते समय। तो इसका क्या पर्पस होता होगा, है ना। तो खैर मैंने अपना कुछ तर्क लगाया, आई एम श्योर उसके और भी रीजंस होते ही हैं। तो इसका जो मेजर पर्पस है कि जो हमारा मन भटकता है टुवर्ड्स डाउट, है ना, कि ये अनफैथमेबल है, ये नहीं हम परसीव कर सकते हैं। सो यू ब्रिंग योर सेल्फ टू योर सेल्फ एंड यू से कि आई कैन सी इट, मैं 5 लेवल्स बहुत ईजीली देख सकता हूँ, ठीक है। और हर व्यक्ति जो आपके घर में है उसको आप दिन में 3 बार, एक बार हाथ पकड़िए, ठीक है। और आपके तो खैर बहुत पेशेंट्स हैं ही, तो हर पेशेंट लक्षण बोलने से पहले ही आप उसे बोलिए नमस्कार, एक बार नाड़ी से शुरुआत की जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हो सकता है कि आप अपने आप पे और विश्वास करेंगे फिर, ठीक है। तो बिफोर द पेशेंट टेल्स यू एनीथिंग, यू जस्ट सी द नाड़ी एंड यू नोट डाउन कि आपने क्या देखा है, ठीक है। उसको क्रिटिकल थिंकिंग से वापस जज मत कीजिएगा कि अरे ऐसा तो कोई लक्षण ही नहीं था। उसको नोट कीजिए एंड रिमेंबर इट इज़ गोइंग टू ऐड वैल्यू,
ठीक है, यू विल फाइंड कि आपका ट्रस्ट लेवल आपके ऊपर खुद पे बहुत बढ़ेगा, एंड टू यू विल बी एबल टू सी इट। एज फार एज आई नो सचिन भैया, आप जैसा प्योर व्यक्ति इज अ रेयरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेद, एंड आपकी सिंसियरिटी एंड परसिस्टेंस इज सिंपली अमेजिंग। तो यू कैन डेफिनेटली सी इट, देर इज नो रीजन वाई यू कांट सी इट। तो माई दिस थिंग टू यू इज़ कि आप 5 लेवल बहुत आराम से देखेंगे। आप बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। घर में आप अपनी वाइफ का देखो, आप अपने पेरेंट्स का देखो, दिन में 3 बार देखो, और जो पेशेंट आता है वो बिफोर ही और शी अटर्स अ वर्ड, आप बोलो प्लीज़ हैव अ सीट, मैं पहले आपकी नाड़ी देखूंगा, ठीक है। सी द नाड़ी फर्स्ट, नोट इट डाउन, नोट कीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें इस पे इसलिए भी विश्वास नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म हमने अपने लिए बनाया है वो शायद इनकम्प्लीट होता है। फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि हमने जो देखा या तो हमने उसको मेमोरी में रखा और बाद में हम उसे भूल गए, ठीक है। या सेकंड होता है कि फीडबैक हमने ठीक से नोट नहीं किया, ओके। तो गुड आइडिया वुड बी कि क्या आपने उसे ठीक से नोट किया है, ठीक है, सो दैट वो व्यक्ति जब नेक्स्ट टाइम आपके पास वापस आएगा तो आप उसको टैली कर सकते हो सेकेंड टाइम वापस नोट करने के बाद कि पहले आपने क्या देखा था, अब आपने क्या देखा है, ठीक है। दूसरी चीज़, हर बार हर व्यक्ति के सारे धातु समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार वो सारे लेवल स्वस्थ होते हैं इसीलिए उसके बारे में कुछ टिपिकली कुछ ध्यान में आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाँ हर लेवल पे हाँ ये भी स्वस्थ है और डीप गए हाँ ये भी स्वस्थ है, ऐसा हर बार आपको करने की ज़रूरत होगी ही नहीं। ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड कि यू आर एबल टू सी वॉट एवर इज नॉट ओके इन दैट पर्सन, है ना। कई बार स्वस्थता जो है वो एक मतलब जो अस्वस्थता है वो आपको डायरेक्टली पता लग जाती है, ठीक है। तो हर बार आपको हर व्यक्ति में ये एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसकी सप्त धातुओं में क्या स्वस्थता है ना। तो क्या हेल्दी है ये आपको उसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली अस्वस्थता आपको पता लगने लगती है, ठीक है। डज दैट आंसर भैया, सचिन भैया? मैंने उसमें प्रश्न ही चाहिए कि हम जब हाई लेवल देखने की कोशिश करते हैं तो हम पहले शुरू में डीप प्रेशर लेते हैं और उसके बाद सुपरफिशियल लेवल पे जाते हैं। तो उसको हम 5 लेवल्स में डिवाइड कैसे करेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा ये प्रेशर का लेवल। हाँ आई नो, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसी का आंसर दे रही हूँ। आपको बस खुद पे भरोसा करना है कि मैं सही प्रेशर देख सकता हूँ, ठीक है। यू जस्ट हैव टू टेल योरसेल्फ आई कैन सी इट, मैं देख सकता हूँ, यही मंत्र जाप कीजिए उस समय। आई कैन सी ऑल द 5 लेवल्स, आई एम एडिक्वेट, ठीक है। तो उसमें भी यही है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, कि धीरे धीरे जब रिलीज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपने डीप लेवल को तो डेफिनेटली छोड़ दिया है, ठीक है। फिर आप उसको देखोगे कि हाँ मुझे कुछ नया रिदम दिख रहा है, फिर आप थोड़ा सा और स्लाइटली छोड़ो, ओके, एंड देन यूर लाइक हाँ अब मुझे तीसरा लेवल भी दिख रहा है, फिर आप थोड़ा सा और स्लाइटली छोड़ो तो देन से हाँ मुझे अब और कुछ दिख रहा है, ठीक है। भले आपको लगेगा यार रिदम तो वही सुनाई दे रहा है तो लगता है मैं अभी भी 5वें लेवल को देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नो नीड टू डाउट योर सेल्फ, ठीक है। योर इंटेंशन प्लेज अ ह्यूज रोल, ठीक है। एक है इंद्रिय का सेंसिटाइजेशन, वो हो चुका है आपका, ठीक है। जो नेक्स्ट स्तर है वो आपको अपने अंदर विश्वास स्थापित करना है कि मैं देख सकता हूँ, दैट्स इट, ओके। वो प्रेशर खुद से रिलीज होगा, आपको बस ये कहना है कि हाँ अब मैं प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ, दैट्स इट, ओके, एंड यू विल सी इट, ठीक है। दूसरी हमारी एक बात हुई थी कि जैसे वाट की ठोकर लगना है एक जनरल ये तो वैसे और एग्जांपल ठोकर लगने में क्या वेरिएशन होंगे और उस हिसाब से कौन से
कौन से व्याधि देखे 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 हैं देखे आपने? हैं आपने? तो ऐसे कुछ तो ऐसे कुछ उदाहरण, ओके फिर फिर वात या वात पित्त या या कोई भी धातु कोई भी का या धातु किसी का का भी। किसी का भी। ओके ओके ठीक है। तो मैंने कौन कौन से देखे हैं, तो जो जितने भी मैंने एक्चुअली ये देखे हैं, मान लो शरीर में कहीं एक जगह वायु ने अपना स्थान संचय किया है, या फिर पूरे शरीर में वायु ने स्थान संचय किया है, तो उसमें जो है पता लगता है ठोकर जैसी नाड़ी रहती है, कभी क्षीण होती है, कभी ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में वायु फैल गई। तो जो फीलिंग मुझे होती है कि पूरे शरीर में वायु फैल गई है ना, तो ये एक फीलिंग आता है। तो उसको सर्वांगवात ऐसा मेरे टीचर ने मुझे समझाया था। सर्वांगवात मतलब जब पूरे शरीर में वायु विकार है, और अनंतवात मतलब कि शरीर में किसी एक अवयव में वायु ने स्थान संचय किया है। तो उसमें जो है, जो सर्वांगवात है उसमें नाड़ी में ऐसा लगता है कि ठोकर तो रहती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में वो फैल गई है ना। तो मेरे में जो फीलिंग आती है वो है कि वो फैल गई है। फिर जैसे आपने कहा कि कौन से धातु से रिलेटेड नाड़ी समझ में आती है, तो सबसे कॉमन होता है रस दोष रसोपद्रव, मतलब कि जो हमारा आहार का पचन है वो इनएडिक्वेट हुआ है और उस नेक्स्ट स्टेप पे आ गया है। वो सिर्फ इनएडिक्वेट ही नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेज पे आ गया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि जो आम दोष है अब वो पूरे शरीर में घूम रहा है। तो उसको मेरे टीचर ने समझाया था टू यूज़ द वर्ड रसोपद्रव, कि अब वो रस उपद्रव मचा रहा है। तो उसकी नाड़ी कैसे समझ में आती है, तो ये अलग अलग फीलिंग्स हैं जो मुझे फील में आता है। तो ये धातु में समझ में आता है, और उसमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीज़ जो है, जो फ्लो है रस धातु का वो जो है इरेटिक हो गया है, वो उसका जो रिदम है वो नॉर्मल रिदम नहीं है। तो ये एक मैंने देखा है। मज्जा विकार मुझे काफ़ी जल्दी समझ में आने लग गए थे। शुक्र विकार भी मुझे कभी कभी समझ में आता है। वो किस रूप में समझ में आता है कि एक क्षीणता दिखती है नाड़ी में। एक होता है कि बल क्षय हो गया है, तो वो बल मतलब सार्वदैहिक बल की कमी है, और एक क्षीणता होती है नाड़ी में। वो क्षीणता अक्सर शुक्र धातु से संबंधित रहती है। फिर मैंने वसा विकार देखे हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। वो कैसे पता लगता है, तो एक अलग सा दबाव फील होता है। वो दबाव ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कोई गला घोट रहा है। दिस इज़ द फीलिंग आई गेट, है ना। मेरे पास अलग फीलिंग्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो आई फील कि कोई बहुत दबाव है नाड़ी में। सो दैट्स व्हेन आई कैन से कि इट इज़ डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल। प्रमेह की नाड़ी काफ़ी हद तक समझ में आती है। तो प्रमेह की नाड़ी वो डिपेंड कि वो वात प्रधान है कि कफ प्रधान है, क्योंकि जो कफ प्रधान प्रमेह और होती है वो वातज प्रमेह से काफ़ी भिन्न होती है। तो जो कफज प्रमेह होती है, जैसे मैंने कल परसों भी बताया था, कि ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में कीचड़ है, ये उसकी फीलिंग होती है। वेराज जो वातज प्रमेह होती है उसमें प्राइमरीली जो वायु है वो पूरे शरीर में घूम रहा है, वेरी स्पीड, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और पूरे शरीर में घूम रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैंने ऑफ कोर्स इमरजेंसी एक हाथ ही देखी हैं, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो इमरजेंसी, ये तो समझ में आ रहा था कि थिंग्स आर नॉट ओके, लेकिन ये नहीं पता था कि थिंग्स आर सिवियरली नॉट ओके, है ना। तो वो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने इमरजेंसी नाड़ी देखी नहीं थी तब तक। तो इतना समझ में आया कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं।
फिर आगे चल के अभी रिसेंटली भी एक ऐसे पेशेंट को देखना हुआ, तो मैं उनको तुरंत कह पाई कि नहीं, यू हैव टू गो इमीडिएटली, यू हैव टू टेक केयर। और उनका फिर निकला कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसऑर्डर। तो उनका वृक्क विकार प्रारंभ हो चुका था, वो प्रमेही थे, वातज प्रमेह है उनको, और उनका अब जो है वृक्क विकार यानी कि किडनी पे अब प्रभाव आना शुरू हो गया था। तो रिसेंटली मैंने इमरजेंसी में केवल वही देखा है। तो अभी इमरजेंसी अवस्थाएं बहुत पकड़ में आती हैं, बड़ी एक्यूरेटली कह सकती हूँ नहीं, वो मेरा अभ्यास का क्षेत्र है, नहीं पता है, वो जितना मैं करूँगी उतना आएगा। जैसे कि एंटीबायोटिक्स या फिर कोई भी जो एलोपैथिक ड्रग्स हैं, उसका जो एक इम्पैक्ट होता है वो एकदम समझ में आता है कि शरीर में कोई अन्य दवाई है जो मुझे देखने नहीं दे रही है, ऐसे फीलिंग आती है। एक और पेशेंट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा कि क्यों, तुम कोई ड्रग्स यूज़ करते हो? बोला नहीं। मैंने कहा पता नहीं, कुछ तो है, तुम बताओ क्या कर रहे हो तुम। तो ही वुड से कि नहीं दीदी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा देन तुम क्या करते हो, कुछ बाहर का बहुत फ्रीक्वेंटली खाते हो? मैंने कहा बिकॉज पॉइजन दिखाई दे रहा है, आई कैन सी पॉइजन, सम फॉर्म ऑफ पॉइजन इज मूविंग इन योर बॉडी। तो उसने पूरा दिन लगाया सोचने में, और अगले दिन उसने कहा हाँ दीदी, मैं ना रोज़ टॉफ़ी खाता हूँ, और दिन में 4 से 5 मैं टॉफ़ी खाता हूँ। तो मैंने कहा देखो, इट इज़ हैम्परिंग यू। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि तुम कुछ स्टेरॉइड इंजेक्शन भी लेते हो। तो उसने बाद में एडमिट किया कि यस दीदी, मुझे आदत पड़ गई है, मेरे बॉडी में जैसे ही पेन होता है मैं वो टॉलरेट नहीं कर पाता हूँ, तो मैं तुरंत जो है स्टेरॉइड खा लेता हूँ। तो ये चीज़ें फिर हम समझ पाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो समझ में आती हैं, उसकी एक डिफरेंट फील होती है। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि प्रैक्टिस करते समय वो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये काकवत नाड़ी है, ये गजवत नाड़ी है, ये उष्ट्रवत नाड़ी है। मेरा जो प्रोसेस है, आई फाउंड माई प्रोसेस इज इन द फॉर्म ऑफ कि मुझे कोई फील आता है, ठीक है, एंड उस फील से मैं उसको फिर नोट डाउन कर पाती हूँ कि हाँ मुझे ये विकार दिखाई दिया, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब या तो दे गेट सम दे कैन ड्रॉ इट, उनको कोई आकार फील होता है और उस आकार से वो समझ पाते हैं। जैसे मेरा प्रोसेस है कि मैं कोई चीज़ फील कर पाती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हाँ फलाना विकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे 2 प्रोसेसेस मैंने नोट किए हैं। एक जो बाकी लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं नाड़ी पे और उन्होंने अलग अलग आकृति को ड्रॉ करके बताया है। एक मेरा खुद का प्रोसेस है कि मुझे आकृति नहीं समझ में आती है, बट मैं उसके फील को समझ पाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं सचिन भैया। जी, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हमें अपना फील ढूंढना है और सीखो आगे हम एक्सपीरियंस से बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नंबर 1 इज ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, कि वो सबसे क्रूशियल है। फिर आप जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस करोगे आप देखोगे कि आपको आपके खुद में एक सिस्टम है टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दैट ऑब्जर्वेशन। वो राइटिंग हो सकता है, वो ड्रॉ करना हो सकता है, वो रिदम को पहचानना हो सकता है, या जैसे मेरा है कि मुझे एक फील आता है तो वो फील के माध्यम से हो सकता है। तो दैट कुड बी एन इंडिविजुअल प्रोसेस, और वो आई थिंक हम सभी लोग का लर्निंग प्रोसेस उस लेवल पे इंडिविजुअल ही होता है। थियोरी भले ही कॉमन हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हम जब किसी चीज़ को बोलते हैं कि हाँ मैं इसको समझती हूँ, मैं इसको समझता हूँ, इट मीन्स वी हैव अ सर्टेन फील अबाउट इट। तो वो फील आप कैसे व्यक्त करते हो वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होता है। बट येस, आवर एबिलिटी टू ग्रास्प नाड़ी, दैट इज यूनिवर्सल, है ना। तो एज इंडिविजुअल्स हम सब इसको समझ सकते हैं। हाँ, हम उसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे, हम कैसे उसको ऑब्जर्वेशन को कैसे अपने मेमोरी में लाएंगे, वो हमारा इंडिविजुअल हो सकता है ना। तो ओके,
ममता, वैद्य मनीषा जी, आप कुछ अपना शेयर करेंगे? शेफाली बोलना ये था कि कोई भी अंग विशेष प्रभावित है तो ये हमें जानकारी कैसे होगी, उसके लिए कैसे मतलब, और आपने एक बात और बोला कि पूरे शरीर में वायु फैल गया है, ये सर्वांग भाग में भी शो कर रहा है और वापस पढ़ने में भी शो कर रहा है। तो वापस पढ़ने और सर्वांग भाग में दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये सर्वांग भाग है या ये वापस पढ़ने है? तो ये ना, इसमें जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है ना वायु में, वायु के गुणवत्ता में जो फर्क है, उससे आप कहते हो कि ये वातज प्रमेह है या ये सर्वांगवात है। ठीक है, तो जो एनालिसिस वाला पार्ट है ममता, वो बाद में आता है। और पहला और नंबर 1 स्टेप ये है, जब हम नाड़ी खुद सीख रहे हैं, कि हम ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्वेशन के बाद उसको नोट करें, और धीरे जैसे जैसे वो पेशेंट आपको बता रहा है उन लक्षणों को हम नोट करें। ठीक है, तो एनालिसिस फर्स्ट स्टेप में जो अंग विशेष जैसे आपको जानकारी हो जाता है कि यह प्रभावित वो चीजें हम लोगों को प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, और मेरे लिए भी प्रैक्टिस ही मैटर करता है ना। तो देखिए, एक होता है थ्योरी को सुनना, एक होता है खुद पे विश्वास होना, तीसरा होता है कि नाड़ी यूजफुल चीज़ है, इस पे विश्वास होना, है ना। उसके बाद आता है प्रैक्टिस करना, टेक्निकलिटीज समझना। तो ममता, मुझे लगता है कि पहले 3 स्टेप्स को हासिल करना है अपने अंदर। ठीक है, कि हम ऑब्जर्वेशंस करें, हमें खुद पे विश्वास हो, मैं इसको समझ सकती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ। तीसरा है कि मुझे नाड़ी पे विश्वास हो, है ना। कई बार हमें लगता है यार नाड़ी की क्या ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास, तो ठीक है, तो फिर वो ऑब्वियसली नहीं समझ में आने वाली है। फिर अगर हमें विश्वास नहीं है कोई चीज़ पे, तो वो नहीं समझ में आएगी, है ना। तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, हमारा स्टैंड पॉइंट क्या होगा, हमारा पर्सपेक्टिव क्या होगा, अगर हमें कोई भी चीज़ समझनी है, कि हम समझ सकते हैं, मैं समझना चाहती हूँ, ये विषय यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशंस करना, उनको डॉक्यूमेंट करना। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप शुरू करोगे अपने पेशेंट के लक्षणों से। ठीक है, तो आप लक्षण को देखकर हम लोग मतलब उसको नोट डाउन करके उसके अनुसार हम लोग डेवलप कर सकते हैं। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो आप नाड़ी देखो, आपको नाड़ी में जो समझ में आए, अगर एक ही शब्द समझ में आए, एक ही शब्द लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, मैंने भी जब शुरू किया तो मुझे 1 ही 2 शब्द समझ में आते थे, वात, विकार, कफ, पित्त, दोष, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई अंडरस्टूड, बट दैट्स ओके। ठीक है, तो जितना समझ में आए उसको नोट करो। आप लोगों ने देखा है कि वात के 5 प्रकार हो गए। मतलब पहला इंडेक्स जो वो रखते हैं, इंडेक्स फिंगर में जो भी हमको पोजीशन लगता है, तो हम लोग उसको टेस्ट में उसको सब डिवाइड कर देते हैं, सारे के सारे। तो पित्त का भी वही ए लेवल तो बस यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन जो आप सप्त धातुगत, फिर उसके बाद तंत्र की बात कर रही है, प्राण, मन, स्थिति, बाकी 4th 5th लेवल का वो चीजें उसके अनुसार यहाँ तक की लक्षण समझे देखकर ही हम डेवलप कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन शुरुआत कैसे करना, पेशेंट से पहले खुद नाड़ी देखना, है ना। वरना जब वो लक्षण बता देगा और फिर तुम नाड़ी देखोगे ना, तो तुम बोलोगे अरे यार ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, ये आना चाहिए था ना नाड़ी में, फिर तुम्हारा एनालिसिस ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो पहले और सबसे पहले तुम नाड़ी देखना उस पेशेंट की, ऑब्जर्वेशन पहले नोट कर लेना, और हाँ, और उसके बाद उसके सारे लक्षणों को नोट करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, मनीषा जी। शिफाली ने बोला कि मैंने स्वस्थ नाड़ी देखी है, तो वो स्वस्थ नाड़ी कैसी थी? कैसे थी, वही तो मेमोरी का पार्ट है, उसी को तो मैंने बताया कि ठोकर लगती हुई, सरकती हुई और खींचती हुई, ये 3 रिदम्स आपको वात, पित्त, कफ के महसूस होने चाहिए
in their respective fingers. ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि बात जो है मतलब ठोकर जो है ना वो आपको तीनों उंगलियों पे लगे। वो लग रही है, इसका मतलब वो कोई विकृति है। और कफ की नाड़ी हमेशा नहीं मिलती है। दैट्स राइट, क्योंकि वो सबसे स्लो होती है, इसीलिए हमें नहीं समझ में आती है। कफ की नाड़ी में तो शायद मुझे हमेशा लगता है कि फिंगर्स ही कर रहे हैं शायद, नहीं या फिर किसी और फिंगर पे आ रहा है। तो बहुत कम होता है कि हाँ ये लगा कि मतलब रिंग फिंगर पे आ रहा है। नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो कफ की खींचती हुई नाड़ी है वो भी धीरे से पता लगने लगेगी, है ना। सो यू विल फाइंड कि वो हर एक में रहती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो क्योंकि खींचती हुई नाड़ी है तो सबसे स्लोएस्ट रिदम है, उसका रिदम सबसे स्लो है, ठीक है, इसीलिए वो तुरंत समझ नहीं आती है। बट एज यू प्रैक्टिस इट देन यू विल फाइंड कि हाँ आपको कफ की रिदम हर एक में समझ में आएगा। ओके, और कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स में कैसी फीलिंग आती है? फॉर एग्जांपल डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, या फिर नींद प्रॉपर नहीं है, इस टाइप में बेसिक मतलब ये सब चीजें तो मोस्टली हर किसी को होती है, तो आदमी ये ज्यादा देख पाएगा और उसको भी समझेगा कि हाँ ये शायद डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या फिर ज्वर का है, ज्वर भी बहुत कॉमन हो जाता है, सर्दी खांसी है, इस टाइप में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जितने भी ज्वर के पेशेंट आए आपके पास, ठीक है, सबकी नाड़ी देखो। मैं नहीं आंसर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने आंसर दे दिया तो आई विल नॉट अलाउ यू टू मेक योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो भाई ज्वर की नाड़ी आप जितने पेशेंट आएंगे ना, अभी वसंत ऋतु आने ही वाला है और काफ़ी लोगों को बुखार आएगा और आपके पास काफ़ी लोग आएंगे, ठीक है। तो आप सबकी नाड़ी देखना, ओके, एंड देन यू नोट इट। आपको बस एक ही काम करना है मनीषा दीदी, कि आप देख तो पाते हो, आपको बस उसे नोट करना है अपने लिए हर पेशेंट के लिए, ठीक है। तो जो भी केस शीट है जहाँ पे आप पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उसमें छोटा सा आप नाड़ी लिखो एंड नोट डाउन योर फील, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर फोन कॉल कि आप 1 महीने बाद मुझे बताओगे कि आपको ज्वर की नाड़ी समझ में आती है, ओके। मैं आंसर नहीं दे रही हूँ क्योंकि नाड़ी गुरु है, नाड़ी लघु है, नाड़ी फलानी है, दीज आर जस्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब, ठीक है। और डिस्क्राइब करने से आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। आपको बस अपने आप से कहना है कि मैं नाड़ी समझ सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ, ठीक है। जस्ट स्टार्ट डूइंग द ऑब्जर्वेशंस। आप बस ऑब्जर्वेशंस करते चले जाओ एंड इन अ मैटर ऑफ एक्चुअली ज्वर के जितने पेशेंट देखोगे विद इन अ वीक आपको हैंग ऑन आ जाएगा कि ये तो ज्वर की नाड़ी है, ठीक है। तो जस्ट इन अ वीक आपको ज्वर की नाड़ी समझ में आएगी। अजीर्ण की नाड़ी जो होती है या जिससे जो बहुत कॉमन है वो इंडाइजेशन है या आम अवस्था है, उसकी नाड़ी भी बहुत कॉमन होती है। बट वो भी आई थिंक आप अपने घर में अपने फैमिली का नाड़ी ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। जस्ट स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस और उसको नोट कीजिए। द क्रूशियल थिंग इज कि नोट करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो मेमोरी में आएगा नहीं, ठीक है। नोट कीजिए एंड नोट करने के बाद आप देखोगे कि वो व्यक्ति कुछ कॉमन लक्षण आपको हर बार बोलेगा आपके घर में, एंड दैट इज नथिंग बट अजीर्ण। तो जो चीज़ आप लक्षणों से डायग्नोज करते हो कि ये अजीर्ण है, उसको धीरे धीरे आप केवल नाड़ी देख के बोलने लगोगे ये अजीर्ण है, ठीक है। जैसे मेरी मम्मी है, उनको अक्सर केवल अजीर्ण की शिकायत होती है, ठीक है। अब उनको कोई वात विकार और ये और वो नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, केवल अजीर्ण की समस्या है उनकी, ठीक है। तो अब मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि भाई तुमको अजीर्ण है, अजीर्ण का ध्यान रखो, ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रही हो तुम, दैट्स इट। और हाँ, अगर औषधि देने की ज़रूरत है तो औषधि दो फिर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि वो अजीर्ण कितना गहरा है, ठीक है। अगर अजीर्ण बहुत डीप सीटेड है तो आपको फिर लंबे समय औषधि देनी है। अगर वो डीप सीटेड नहीं है तो हो सकता है मात्र लंघन की प्रक्रियाओं से वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इज दैट सेटिस्फाइंग मनीषा जी? या ठीक है।
आप बस ऑब्जर्वेशन करो, नोट करो, क्योंकि अगर हमारे मेमोरी में नहीं आएगा ना तो हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि हम सही चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ओके ठीक है। सो यहाँ पे और भी लोगों ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। लेट मी रीड इट। ओके, अनामिका पांडे जी ने लिखा है, फॉर मी इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, आई कुड नो फर्स्ट टाइम अबाउट नाड़ी एंड कुड फील ऑल द थ्री। ओ वाओ, थैंक यू सो मच। दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर मी कि आप ऐसा ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है सुन के। दृष्टा इज राइटिंग, माई लेफ्ट hand and right hand nadi consistently seem to be different. What is that? Okay, so Drishta, maybe your observation is absolutely right, है ना? So I want you to start noting it. तो जो भी आपको अपने लेफ्ट हैंड में पता लग रहा है, you draw it or you write it in words to describe it. Then you observe your right hand, you draw it or you observe it in words and write it down. I want you to do it for 10 days. 10 दिन आप इसको करो and then we can talk about it. क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली भी जानती हूँ, मैंने स्वयं तुम्हारी नाड़ी कई बार देखी है, तो आई हैव एन आइडिया कि तुम किस डायरेक्शन में चीज़ों को देख रही हो। तो हो सकता है इट कुड बी एन अवसर फॉर यू टू नो बेटर अबाउट योर हेल्थ। ओके, धम्मागिरी, आई कुड फील नाड़ी फॉर मी विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। येस, दैट्स वंडरफुल। अब नॉट जस्ट टू फील नाड़ी, धम्मागिरी जी, but also put in the next target for yourself कि you can understand the nadi also, है ना? तो you can maintain an observation record so that you begin to know it better. Okay, Shilpa Garg Mami, very good introduction to a completely new science for me. Importance of attitude to the learning process is also a takeaway. Fascinating to observe nadi rhythm. Yes, Shilpa Mami, the way you have drawn the nadi, it's very clear that you're not just an artist, but you're somebody who could actually be a great nadi practitioner. So, you could actually think of developing this as, your next field of, speciality. Takeaway for me is looking at the imbalanced dosha than the imbalanced one. Thank you for introducing the high-level science and making it simple. Thank you, Naveen ji. There is nothing about high-level science and low-level science. Because the science is no more in practice, that is why it has become very special and hence become very high-level. Often things which are not in practice become high-leveled, even though they may be very simple. So, okay. So thank you so much. Anybody else who would like to share their feedback, कुछ takeaway, कुछ भी वो अपना share करना चाहें तो I will be very happy. And maybe we can sum up today's session also. विजय भैया। हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया। ये मैंने तो लाइन लिखी भी है। मैंने अभी भी देखा। मैं 5 साल से नाड़ी सीखा हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन भी सीखी मेरे लिए अमेजिंग है ना, क्योंकि वहाँ सामने बैठ के टीचर के आया इन बैंगलोर इन 2016-17, तो वो सामने बैठ के यही डाउट होता था कि सर रियली आई कैन लर्न इट। Right. And one of the book I go to, there are 700 types of nadi. पागल हो जाऊंगा। लेकिन slowly and steadily kept on saying that आप विश्वास रखो स्वयं पे और slowly चलना है। एक 2 5 नाड़ी को समझते हुए चलना है। So we can learn. Yes, बिल्कुल। मुझे मतलब मैं इसीलिए जब मेरे को संदीप भैया ने बताया कि ये शिवानी क्लास वाली नाड़ी की, मैंने कहा ये तो नहीं छोड़ूंगा। ओके, वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा कुछ चीजें नहीं भी पता लगी, क्योंकि ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन किया, दूसरे सिस्टम में भी
नाड़ी का प्रयोग होता है एक्चुअली। अच्छा, हाँ होता है ना। यस यस तो अल्टरनेटिव थेरेपी जितनी भी है यस सब में नाड़ी का प्रयोग होता है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल कलर थेरेपी, सीड थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, इन सब में नाड़ी का ही प्रयोग होता है। यस बिल्कुल। मैं आपको और बहुत कुछ सीखना चाहूंगा क्योंकि आप तो हम गुरु भाई बहन हैं, तो और थोड़ा सा ज्यादा सीखेंगे। आपने गुरु से सीखा हुआ है ना? बिल्कुल बिल्कुल यस बाबा जी तो मास्टर थे इस चीज से एकदम। बिल्कुल। तो कभी भी इस बारे में कोई क्लास हो तो प्लीज डेफिनेटली विजय भैया, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली वो जो 700 नाड़ीज है ना, वो उस व्यक्ति का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है। सो इट्स लाइक ही इज डन अ रिसर्च पेपर। एक्चुअली उसको पीएचडी मिलना चाहिए। बट है ना, द इंटरेस्टिंग थिंग इज हाउएवर कि जो स्वस्थ नाड़ी होती है वो एक ही होती है ना। तो एक बार हमारा उस पे हैंग ऑन आ गया, देन यू कैन योर सेल्फ स्टार्ट सीइंग एंड डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल अदर नाड़ीज, है ना। तो जैसे चरक ने बहुत क्लियरली बोला है, भाई स्वस्थता तो एक ही हो सकती है, विकार अनंत हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने विकार होंगे उतनी प्रकार की नाड़ियां समझ में आएंगी, ठीक है। तो उस एंगल से वो डॉक्यूमेंटेशन है, और डॉक्यूमेंटेशन तभी यूजफुल होता है जब हमें खुद के ऊपर विश्वास हो गया है और हमने उस प्रोसेस को अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशंस यूजफुल हो सकती हैं, डेफिनेटली, है ना। इट इज़ पॉसिबल। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर योर रिस्पॉन्स। दृष्टा ने भी बहुत अच्छा फीडबैक लिखा है दैट दिस हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ओपन्स अ न्यू वर्ल्ड, and I can see the possibility of being able to understand something that is so vital and accessible to every person. I especially appreciated how you taught how to be a student, and also so empowering to be able to already observe and interpret something within just 2 days. Before this, it seemed so inaccessible, but you have made it very understandable and accessible. Thank you so much. Thank you so much, Drishta, for this feedback of yours. Because this is what my teacher has told me, and if I've been able to convey it, then it has been a point of happiness for me also. So तो ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं रोकते हैं। And if any of you have anything you want to understand further in Nadi, you can approach me and I'm available for this, ठीक है। So see you all next time I conduct a class, you will all know about it, so you can all join again next time as well. Okay, so sabhi ko namaste. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you Manisha ji, thank you Mamta, thank you Sachin bhaiya, all thanks to you, ठीक है। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sefali. Thanks, Mamta. Thank you. Thank you. एक चीज याद करना। हाँ सचिन भैया। जैसे राइट हैंड का जो यहाँ पे एक पोजीशन, तो वहाँ पे उसका कहना होता है कि ये उष्ण गुण है और लेफ्ट हैंड शीत गुण है, तो उसी को नाड़ी में ऐड करता है, या वो उस हिसाब से नहीं चेंज बाकी से नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस बिल्कुल ऐसा है। कुछ ट्रेडिशंस में तो ये भी है कि दोनों नाड़ियों में अलग अलग चीज़ें नोट करते हैं वो लोग, है ना। कुछ तंत्र वो लोग लेफ्ट में धातु देख लेफ्ट। हाँ जी, आवाज़ क्रैक हो गई। धातु और तंत्र, यस दोनों ही। लेफ्ट हैंड। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पॉइंट है क्या? लेफ्ट में धातु देखना और राइट में तंत्र देखना, ऐसी कोई बुक? हाँ भैया, है ना, बहुत सारी किताबें हैं।
एक है वो में तो मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, पर ये तो ट्रेडिशनल किया जाता है। ये सीक्रेट ऑफ द पल्स करके जो सबसे, मैंने तो एक ही किताब पढ़ी है, सीक्रेट ऑफ द पल्स, उसमें ये पूरा डिस्क्राइब्ड है, लेफ्ट एंड राइट में अलग अलग सिस्टम्स एंड अलग अलग धातुस दिखते हैं। हाँ, जो आपने मुझे एक बार सजेस्ट किया था 2016 हाँ जी।